स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है फिजिक्स की क्लास में और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। आज पहले के वीडियो टॉपिक्स में अपन ने आवेश की संकल्पना के बारे में पढ़ा, आवेश की प्रकृति के बारे में पढ़ा, आवेशन करने की विधियों के बारे में पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे आवेश की इकाई और आवेशों के मध्य जो अन्योन्य क्रिया होती है आकर्षण और प्रतिकर्षण का प्रायोगिक अध्ययन। तो अपना आज का जो टॉपिक है वो है आवेश की इकाई। आवेश की इकाई, इकाई का मतलब हो गया आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक ज्ञात करने के लिए एक परिभाषा पर ध्यान देते हैं, विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, जिसका सूत्र आपने पढ़ रखा है I बराबर Q बटा T। तो यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा I गुना T। अब I विद्युत धारा है और विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है एम्पियर और गुणा में समय का SI मात्रक क्या होता है सेकंड। SI मात्रक है सेकंड। अब इन दोनों का जो गुणा होगा उसको अपन कूलाम के बराबर लिख सकते हैं, कूलाम। तो आवेश का SI मात्रक क्या हो गया कूलाम या एम्पियर गुना सेकंड। ये इसका SI मात्रक है, आवेश का SI मात्रक यानी एम्पियर पद्धति। CGS पद्धति में भी अपन इसका मात्रक आप लेते हैं। CGS पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है, CGS पद्धति में आवेश का मात्रक होता है वो है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम जैसे मीटर का सेंटीमीटर होता है, किलोग्राम का ग्राम होता है, उसी प्रकार से कूलाम का क्या हो गया स्टेट कूलाम। और स्टेट कूलाम का कूलाम से संबंध होता है एक कूलाम बराबर 3 गुना 10 की घात 9 स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसका एक अन्य मात्रक विद्युत चुंबकीय मात्रक भी होता है। विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक भी होता है। इसे EMU भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU। और एक EMU में होता है 3 गुना 10 की घात 10 स्टेट कूलाम। 3 गुना 10 की घात 10 स्टेट कूलाम। और यह ध्यान देना कि 3 गुना 10 की घात 9 स्टेट कूलाम में कितना हो रहा है 1 कूलाम। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 10 की घात 9 और गुना में 10 की घात 1। तो ये संख्या इसके बराबर ही होगी और बाकी क्या रह गया स्टेट कूलाम। तो अब यह ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना कि 3 गुना 10 की घात 9 स्टेट कूलाम में 1 कूलाम हो रहा है। तो 3 गुना 10 की घात 9, इसको छोड़ो एक बार, तो 3 गुना 10 की घात 9 इसमें क्या हो गया 1 कूलाम। बाकी क्या बचा हुआ रह गया 10 की घात 1 बराबर में क्या दे रहा है EMU। तो एक EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में क्या मान आ गया 10 कूलाम। 10 कूलाम। तो एक EMU में 10 कूलाम होते हैं। तो 1 कूलाम में कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट हो गया, 1 कूलाम बराबर कितना EMU, वो इस समीकरण से हम निकाल सकते हैं। 1 कूलाम बराबर 1/10 EM। इस प्रकार से आवेश की इकाई हो गई चीज। इसके अलावा इसका एक अन्य मात्रक फ्रैंकलन भी होता है। फ्रैंकलन आवेश का निर्धारण जिस वैज्ञानिक ने किया फ्रैंकलन, इसका एक अन्य मात्रक फ्रैंकलन भी होता है, जो सबसे छोटा मात्रक है और सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराड होता है। सबसे बड़ा मात्रक फेराडे।
सबसे बड़ा मात्रक फेराडे होता है। और 1 फेराडे में होता है 96,500 कूलम। ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। सबसे छोटे मात्रक है फ्रैंकलिन काम में लेते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा मात्रक होता है वो होता है 1 फेराडे। और 1 फेराडे में 96,500 कूलम होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो इसको भी हम ज्ञात करेंगे किस प्रकार से आएगा। तो एक ये सबसे बड़ा मात्रक हो गया, 1 फेराडे में 96,500 कूलम होते हैं। अब छोटे मात्रकों में क्या प्रयुक्त किया जाता है, जैसे आपने कुछ अनुलग्न और पूर्व लग्न पढ़ रहे हैं, जैसे 1 मिली, 1 माइक्रो मिली, स्मॉल एम से इसको प्रदर्शित करते हैं 10 की घात, इसमें इसका मान होता है। माइक्रो को म्यू से प्रदर्शित करते हैं 10 की घात -6 होते हैं। नैनो को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं 10 की घात -9 होता है। पिको को पी से प्रदर्शित करते हैं 10 की घात -12 होता है। तो इस प्रकार से छोटे मात्रक इसके क्या हो जाएंगे, छोटे मात्रकों में हम प्रयोग करेंगे माइक्रो कूलम यानी म्यू सी। नैनो कूलम म्यू एन। मिली कूलम एम सी। पिको कूलम पी सी। माइक्रो कूलम नहीं, नैनो में सॉरी यहाँ नैनो में है एन। माइक्रो कूलम म्यू सी, नैनो कूलम एम सी, मिली कूलम एम सी, पिको कूलम पी सी। अब माइक्रो कूलम का कूलम से संबंध निकालेंगे, तो माइक्रो कूलम का कूलम से क्या संबंध होता है, याद रखिए 1 मिली कूलम। तो 1 हेलिक्स का किस्सा आ जाएगा, मिली में आपको देखनी है 10 की घात -3 होती है, तो इसको अपन लिख देंगे 1 गुणा में मिली में 10 की घात -3 होती है, कूलम रहते हैं। तो 1 मिली कूलम में कितने हो गए 10 की घात -3। जैसे अपन कहते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो इसी प्रकार से 1 मिली कूलम बराबर 10 की घात -3 कूलम। इसी प्रकार से बाकी सबका संबंध निकालें तो सिर्फ आपको इन अनुलग्न के मान रखने हैं। तो 1 नैनो कूलम तो कितने हो जाएंगे 10 की घात -9 कूलम। 1 माइक्रो कूलम 10 की घात -6 कूलम। 1 पिको कूलम 10 की घात -12 कूलम। ये छोटे मात्रकों में अपन ज्ञात करते हैं। इनको भी आपको ध्यान में रखना है जब कोई आवेश से संबंधित या कोई किसी प्रश्न में न्यूमेरिकल प्रश्नों में से पूछे जाते हैं। इसके अलावा फिर अपन विमा की बात करें, आवेश की विमा, तो विमा किसी भी भौतिक राशि की ज्ञात करते हैं तो मात्रक द्वारा ज्ञात कर ली जाती है, एसआई मात्रक द्वारा। तो आवेश की एसआई इकाई है वो क्या होती है एम्पीयर गुणा सेकंड, जो किसके बराबर है कूलम के बराबर। तो एम्पीयर का मात्रक क्या होता है, एम्पीयर की जो विमा होती है धारा की जो विमा होती है वो होती है A1 और सेकंड समय की विमा होती है T1। तो ये जो विमा बन रही है, जो विमा सूत्र बन रहा है वो किसका बन जाएगा आवेश का, आवेश की विमा। ये आवेश की विमा का फॉर्मूला बन जाएगा, आवेश की विमा। अब ये विमा भी अपन को क्या संकेत दे रही है, ये भी आपका पता हुआ है कि विमा ये संकेत दे रही है कि आवेश ज्ञात करने के लिए जो मूल भौतिक राशियां होती है 7 प्रकार की, उनमें से अपन ने 2 भौतिक राशियां काम में ली है। कौन सी, एक तो
विद्युत धारा एम्पियर में एक बार काम में ली और समय सेकंड को भी कितनी बार काम में लिया, एक बार। तो ये आवेश की इकाई और विमा के बारे में हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का प्रायोगिक अध्ययन। आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रिया, आकर्षण और प्रतिकर्षण। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, आपको जैसे भी पता है कि दो वस्तुओं को अपन रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुओं पर समान परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। कांच की छड़ को अपन किसी रेशम के कपड़े से रगड़ें तो कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन है वो रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित होते हैं। कांच की छड़ क्या बन जाती है, धनावेशित, और रेशम का कपड़ा क्या बन जाता है, ऋणावेशित। तो अपने पास में कोई एक कांच, अपन क्या करेंगे, जैसे ये कोई एक कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ लेंगे, इसको किसी रेशमी कपड़े से रगड़ेंगे और उस कपड़े से रगड़ेंगे तो ये जो छड़ है वो कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। इसको कांच की छड़ को किसी रेशमी कपड़े से रगड़ने पर वो धनावेशित होगी। उस धनावेशित कांच की छड़ को इस प्रकार से किसी धागे से बांध के लटकाएंगे। फिर कोई दूसरी कांच की छड़ होगी, उसको फिर किसी रेशमी कपड़े से रगड़ेंगे और उस छड़ को रगड़ेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। और उस छड़ को इसके पास में लेके आएंगे, यहाँ पर इस कांच की छड़ को इसके पास में रखेंगे इस प्रकार से। तो ये कांच की छड़ और इस कांच की छड़ को पास में रखेंगे तो ऐसा स्थिति अनुभव होगी कि ये कांच की छड़ इसको क्या करती है, दूर की ओर धका देती है, अर्थात ये इस प्रकार से चली जाती है। तो इस कांच की छड़ का जो स्थिति है वो इस प्रकार से हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये कलश है कांच की छड़, ये कांच की छड़ की कलश है और ये ऊपर की ओर जाती है, अर्थात इससे दूर की ओर निकलती है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि धन आवेश और धनावेश के मध्य क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। ये स्थिति है, इसको अपन समझ सकते हैं। इसी प्रकार से एक अपन एल्बोनाइट की छड़ लेंगे, उसको किसी बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो वो बिल्ली की खाल से रगड़ने पर वो एल्बोनाइट की छड़ क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। और कोई दूसरी ऋणावेशी छड़, एल्बोनाइट की छड़ इसके पास में लेके आएंगे, दूसरी ऋणावेशित छड़ इसके पास लेके आएंगे। तो जैसे ही दोनों छड़ों को पास में लेके आते हैं तो अपन को ऐसी स्थिति अनुभव होती है कि ये दोनों छड़ें परस्पर दूर जाने का क्या करती है, प्रयास करती है। तो ये छड़ पास में लेके आएंगे तो ये छड़ इस छड़ को दूर धक्का देगी, ये दूर क्यों जाएगी, इसकी स्थिति इस प्रकार से होगी। तो यहाँ से भी निष्कर्ष निकल रहा है कि ऋणावेश को ऋणावेश के निकट लेके आते हैं तो इनमें भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो इन दोनों स्थितियों से ये निष्कर्ष निकल गया कि धनावेश को धनावेश के पास लाए या ऋणावेश को ऋणावेश के पास में लेके आए तो दोनों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या करें कि इस स्थिति से एक ऋणावेशी छड़ ले और इस स्थिति से एक धनावेशी छड़ ले। ऋणावेशी छड़ को लेके और यहाँ इस प्रकार से धागे से बांध के इसको लटका दिया, ये ऋणावेशी छड़, और यहाँ से धनावेशी छड़ ले और इसके पास में लेके आए इस प्रकार से। तो ये धनावेशी जब से इसके पास में लेके आएंगे तो ऐसी स्थिति अनुभव होती है कि ये छड़ इसकी ओर आने का प्रयास करती है, अर्थात इसकी स्थिति कैसे होती है, इस प्रकार से ये इसको अपनी ओर खींचती है। तो ये छड़ क्या करेगी, इस प्रकार से नीचे की ओर झुकेगी, तो इस प्रकार से रहेगी। बाकी ये स्थिति है, ये ऋणावेशी छड़ इसके पास लेके आते हैं तो ये छड़ है, तो ये वाली छड़ इस छड़ को दूर की ओर धक्का देगी, तो इस छड़ की गति कैसे होगी, इस प्रकार से होगी। सेम स्थिति इसी प्रकार से होगी। तो ये तीन स्थितियां, इन तीनों स्थितियों से निष्कर्ष क्या निकला कि सजातीय आवेशों में तो क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। ये इनके मध्य अन्योन्य क्रिया का अध्ययन हो गया। इसको यदि अपन व्यवस्थित रूप से लिखें तो प्रथम स्थिति में क्या होगा, प्रथम स्थिति में क्या किया, अपन ने एक कांच की छड़ ली, उसको रेशमी कपड़े से रगड़ा जिससे वह धनावेशित हो गई, और इसके बाद में इसको किसी धागे से बांध के लटका दिया, फिर ये छड़ इसके पास में लेकर गए। सर्वप्रथम कांच की
होती है। द्वितीय स्थिति में एक एबोनाइट की छड़ ली, उसको किसी बिल्ली की खाल से रगड़ा, वो धनावेशित हुई। इसके बाद में कोई दूसरी एबोनाइट की छड़ के पास लेके जाएंगे तो ऐसी स्थिति यहां निकलेगी कि दोनों परस्पर क्या होती है, दूर हटती है। दूसरी स्थिति में बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई, बिल्ली की खाल से रगड़कर दूर हटती है, जैसा चित्र 2 में। तीसरी स्थिति में क्या होगा, यहां से एबोनाइट की छड़ लेंगे, यहां से कांच की छड़ लेंगे, दोनों को परस्पर निकट लाएंगे तो स्थिति ऐसी वो होगी कि दोनों छड़ें परस्पर क्या होती है, निकट आती है। कांच की छड़ के निकट परस्पर निकट आती है, तो तीनों स्थितियों से, इन तीनों स्थितियों से निष्कर्ष क्या निकला कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। यहाँ देखिए दोनों सजातीय आवेश है, यहाँ पे दोनों सजातीय आवेश है और दोनों परस्पर क्या हो रही है, दूर हट रही है। जैसे मैंने आपको एक घर्षण द्वारा आवेश में बताया था कि उन धागों को इस प्रकार से हाथ से रगड़ते हैं तो सारे के सारे धागे परस्पर क्या होते हैं, दूर हटते हैं। उन धागों की जैसी स्थिति कांच की छड़ पर होगी। उपरोक्त प्रयोग से स्पष्ट होता है कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण व विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। यानी प्लस और प्लस सजातीय, माइनस और माइनस सजातीय, इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण, और विजातीय प्लस और माइनस, इनमें क्या होगा, आकर्षण। जैसे घर्षण द्वारा आवेश की विधि में मैंने आपको दिखाया था एक प्रयोग करके कि कुछ धागे हैं, उन धागों को हाथ से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन हाथ पर स्थानांतरित होते हैं, तो वो जो होते हैं इलेक्ट्रॉन हाथ पर स्थानांतरित होते हैं तो जो धागे होते हैं वो धनावेशित हो जाते हैं और प्रत्येक धागे एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर हटते हैं। इस प्रकार से एक उदाहरण दिया था मैंने यहाँ पर, इस प्रकार से ये धागे, इन धागों पर प्लस आ रहा था, आपको याद होगा, इसलिए वीडियो को देखना हो। इस प्रकार से सारे धागे क्या होते हैं, दूर हटते हैं। लेकिन उन्हीं धागों को जब अपन इस हाथ के पास में लेके आते हैं, उन्हीं धागों को इस प्रकार से हाथ के पास में लेके आते हैं तो ये धागे इस हाथ के क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। तो इस स्थिति को समझने के लिए आप पिछला वीडियो देखना घर्षण द्वारा आवेशन में, वहां पर अपन ने एक ऐसा उदाहरण बताया था मैंने आपको, कागज धागों के टुकड़े होते हैं उनको हाथ से रगड़ते हैं तो सारे के सारे धागे परस्पर दूर हटते हैं, और जो धागों को जब अपन निकट लेके आते हैं हाथ के तो वो सारे के सारे धागे हाथ के क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। इसका मतलब है कि धागे धनावेशित है और हाथ ऋणावेशित है, तो उन परस्पर इन धागों में आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, लेकिन धागों को हाथ के निकट लेके आते हैं उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि सजातीय आवेश प्रतिकर्षित होंगे और विजातीय आवेश क्या होंगे, आकर्षित होंगे। इसके नोट्स बनाने के लिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसको आप कॉपी में आराम से लिख सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी आपको कुछ पढ़ाया वो आपके समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ अपने मित्रों को भी इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे कि मेरे प्रत्येक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको इसका अधिक से अधिक लाभ मिले। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।